2024 का चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडिया एक साथ लड़ेगा। आज मुंबई में मंथन के बाद इंडिया ब्लॉक ने यह संकल्प लिया और एक साझा बयान जारी किया। इसके अलावा गठबंधन के लिए एक थीम भी तय की गई है जिसका नाम है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इसके अलावा ये तय किया गया है कि जल्दी से जल्दी सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी और इसे पूरा किया जाएगा। बैठक में गठबंधन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति भी बनाई गई है जिसमें 14 पार्टियों के नेता शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, उद्धव की शिवसेना से संजय राउत और आरजेडी से तेजस्वी यादव शामिल हैं। इनके अलावा कमेटी में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आप से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद खान, जेडीयू से ललन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती को शामिल किया गया है। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमेटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। वहीं मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष के पास विकसित भारत का विजन नहीं है, सिर्फ मोदी को गाली देने का काम है। तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी। कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा थी। There was only competition as to who exceeds whom in cursing, abusing नरेंद्र मोदी जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किस पर पड़ेगा भारी और एनडीए को इंडिया से कितनी मिलेगी चुनौती, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के बाद एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है और अभी सरकार ने कमेटी बनाई है, इसे तुरंत लागू करने जैसी कोई बात नहीं है।
अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विशेष सत्र और एक देश एक चुनाव पर कमेटी को हड़बड़ी में लिया गया कदम बताया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि सरकार को विशेष सत्र का एजेंडा बताना चाहिए और जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है तो ये देश के संघीय ढांचे पर खतरा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाने को भी गलत बताया है। देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए। परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, लेकिन इस सत्र का एजेंडा क्या होगा ये साफ नहीं किया। सरकार ने सिर्फ अमृत काल में अच्छी चर्चा की उम्मीद के साथ सत्र का ऐलान किया है। अब विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। चर्चा है यूसीसी को पेश किया जा सकता है और एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सत्र का एजेंडा तय होते ही वो इसकी जानकारी देंगे। विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूं। 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। बीजेपी के माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ हो गया है। दिल्ली में आज अमित शाह ने इस अभियान की शुरुआत की और कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अमित शाह ने कहा है कि आने वाला काल अमृत काल का होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के हर ब्लॉक से वहां की मिट्टी का एक एक कलश लाया जाएगा। शाह ने कहा कि पिछले 75 साल तक हमने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। हम चंद्रमा पर भी पहुंच गए और अब सूर्य की कक्षा में भी पहुंच जाएंगे। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज बाजार में सितंबर सीरीज का शानदार आगाज हुआ। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुए। ऑटो इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 556 अंक चढ़कर 65,387 पर बंद हुआ। निफ्टी 182 अंक चढ़कर 19,435 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, पीएससी, एनर्जी शेयरों में रही। ऑटो, इंफ्रा, बैंकिंग शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। अगले 5 साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर सकता है, ऐसा कहना है एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य का। उन्होंने आगे कहा कि कैपिटल गुड्स कंपनियों के ऑर्डर बुक अच्छे लग रहे हैं, इसलिए निवेशक इस थीम पर नजर रख सकते हैं। हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है वो है कि पॉकेट्स ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस, जिसको हम कहें, मतलब ऐसी जगह जहां पे अर्निंग्स के जो पथ है वो काफी स्ट्रांग रहे। और हमारे रिसर्च के हिसाब से ऐसी 5 जगह है मार्केट में जहां पे कि मार्केट कंपनीज के अर्निंग्स जो है काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। उसमें से एक मेरे को जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग अपसाइकिल एक स्ट्रांग आने वाला है इंडिया में और चल रहा है और आगे और स्ट्रांग होगा, ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। सो उसमें ये सारी जो कंपनीज है वो अच्छी फिट होती हैं। मेरे हिसाब से ये 5 साल बरकरार रहने वाली एक थीम है जो शायद अगर अपने को अगले साल एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है देन ये ट्रेंड एक्चुअली एक्सेलरेट कर सकता है उसके बाद। सो कुछ कंपनीज जो इसमें फिट होती हैं वो कैपिटल गुड्स कंपनीज जैसे हो और मिड और स्मॉल कैप में उनके ऑर्डर बुक्स जो हैं वो 4-5 साल के लिए काफी अच्छे दिख रहे हैं। सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम को लॉन्च कर दिया है। स्कीम के तहत जीएसटी बिल को अपलोड करके आप लखपति बन सकते हैं। जी हां, कोई भी ग्राहक अपने बिल को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप या पोर्टल पर
अपलोड कर सकता है और इसके बाद हर 3 महीने में लॉटरी निकलने पर लाखों के इनाम जीत सकते हैं। क्या है पूरी योजना और कौन से बिल दिलाएंगे आपको लाखों रुपए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। बाजार में खरीदारी करते वक्त आपकी एक छोटी सी समझदारी आपको करोड़पति बना सकते हैं। जी हाँ, सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लेके आई है, जिसमें हर तिमाही 2 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और 800 लोगों को 10-10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सरकार के बताए गए पोर्टल या ऐप पर जो जीएसटी बिल है वो अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ये है कि जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो दुकानदार से जो जीएसटी बिल है वो लेना ना भूलें। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसे अपने साथ सुरक्षित रखें। इसके बाद आपको भारत सरकार के मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल पर जाना है या फिर आप प्ले स्टोर से मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप पहली बार इसमें जाते हैं तो आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, उसमें आपको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा और OTP के जरिए से वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास अपलोड का ऑप्शन आएगा और इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आप चाहें तो ऐप के कैमरे से सीधे बिल का फोटो खींच के इसे अपलोड कर सकते हैं या फिर आप फोटो खींच के गैलरी में सेव कर सकते हैं, इसे फिर से अपलोड कर सकते हैं और या फिर आप जो PDF फाइल है इसे भी अपलोड कर सकते हैं। एक बार जब आप ये फाइल अपलोड कर लेते हैं, जो बिल का जो फोटो है वो अपलोड कर लेते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो बिल की तमाम जानकारियां हैं, चाहे वो इनवॉइस नंबर हो, GSTN नंबर हो या फिर कितने का बिल है, उसमें टैक्स की देनदारी कितनी बनती है, ये सारी जो जानकारी है ये ऑटोमेटिकली आपको सामने अपने स्क्रीन पे दिख जाएगी। आपको बस ये करना है कि एक बार इसे रिव्यू करना है, एक बार इसे पढ़ लेना है, मैच करना है कि ये जो आपके बिल में दी गई जानकारी है उससे वो मैच करता है कि नहीं, और अगर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप उस पर सबमिट बटन दबा देंगे और आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो बिल आपने रखा है इसका इंपॉर्टेंस अभी खत्म नहीं हो जाता है। जब तक ये स्कीम का जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं होता है तब तक आपको अपना बिल जो है वो सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर आप लकी रहते हैं और अगर आपको इनाम मिलता है तो ये एक प्रूफ रहेगा जिसके जरिए आप ये इनाम ले सकते हैं। और अब बात करते हैं G20 की। अतिथि देवो भव। दिल्ली में G20 के लिए हो रहे सौंदर्यीकरण के साथ साथ एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। पालम एयरपोर्ट रोड पर एक साथ शिवलिंग के बनावट के 12 फव्वारे लगाए गए हैं, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता दीपाली नंदा। राजधानी दिल्ली में G20 समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग सड़कों, फ्लाईओवर्स, चौराहों पर ब्यूटिफिकेशन का काम भी काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन ब्यूटिफिकेशन के साथ अब एक विवाद भी जुड़ गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शिवलिंग की बनावट में जो फाउंटेन लगाए गए हैं पालम एयरपोर्ट से आने वाले मुख्य चौराहे पर, वहां की ये तस्वीर है जो बीते 1 से दिन में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और अलग अलग प्रतिक्रिया इस तरह के ब्यूटिफिकेशन पर मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ 12 फाउंटेन लगाए गए हैं जो कि शिवलिंग की शेप में है, शिवलिंग की बनावट में है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक और जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे वो देखेंगे कि भारत में क्या संस्कृति है, किस तरह के यहाँ की जो पुरानी परंपरा है उसकी झलक इस तरह के फाउंटेन्स में मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तबका है जो कहता है कि इस तरह से मुख्य चौराहे पर शिवलिंग को लगाना ये जो हिंदू धर्म है उसका अपमान है, क्योंकि शिवलिंग की जगह शिवालय या मंदिर में होती है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल रही है। इस तरह के शिवलिंग की शेप में जो फव्वारे हैं उन पर राजनीति जारी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चंद्र विजय के बाद अब बारी है सूर्यलोक के रहस्य खोलने की। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक स्कीम के तहत अभी तक देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीरो बैलेंस वाले खाते बैंकों में खोले जा चुके हैं।
हकीकत में स्कीम की वजह से आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया है, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन स्कीम एक ऐसी स्कीम जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वो इसलिए क्योंकि लॉन्चिंग के महज 5 महीने के भीतर रिकॉर्ड 11.5 करोड़ खाते खुले, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज की स्थिति देखें तो करीब 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते देश में मौजूद हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए लोगों के जमा हैं। ये तो हुई रिकॉर्ड की बात, लेकिन जनधन खाता धारकों के मन की बात समझने के लिए हम पहुंचे दिल्ली से लगे गौतम बुद्ध नगर जिले के एक गांव शाकीपुर में। यहाँ बातचीत में पता चला कि कोविड के दौरान सरकार ने महिलाओं को 500 रुपए की 3 किस्त के रूप में जो आर्थिक मदद भेजी, उसके बाद से खातों में लेन देन लगभग बंद है। जब आपका खाता खुले हुए हो और भले ही इसमें पैसा नहीं है तो ये उम्मीद रख कभी तो पैसे आवेंगे, इसमें उम्मीद रख अगर पैसे आवेंगे। हाँ, जब आप न हो तो कभी तो दे गई सरकार, कुछ तो दे गई, बस यही बाबा बैठे रहो अपना। अजी हमें तो ये लगता है पैसा मिलना चाहिए ना खाते में। खाते में तो पैसा नहीं है, खाते में पैसा नहीं है हमारे में। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 8% ऐसे जनधन खाते हैं जिनमें बैलेंस जीरो है। कुल 50 करोड़ 9 लाख खातों में 2,03,505 करोड़ रुपए जमा है। मतलब औसतन हर खाते में 4,063 रुपए जमा है। वहीं 33 करोड़ 98 लाख खाता धारकों को रुपए क्रेडिट कार्ड भी बांटे गए हैं। आपको खाता खुला हो, उसमें खाते में हम कॉपी नहीं मिली, ना कार्ड मिले और ना आधार कार्ड से कार्ड के लिए। तो उसमें शुरू पैसे कितने आए थे? शुरू में आए उसमें 1,000 और फिर 500 आए थे। 500 ये लॉकडाउन से पहले खुले थे जी। लॉकडाउन में ये 1,500 रुपये आए थे 3 बार में 500। वो आगे बाद कुछ नहीं आया। एटीएम कार्ड तो ना हो, एटीएम कार्ड नहीं है। लेकिन अब इस खाते का कोई काम नहीं हो रहा है, तो इससे कोई कुछ नहीं है, घर में रखे हुए कुछ नहीं रखा हुआ है। कुछ महिलाओं को पिछले साल रक्षाबंधन पर सरकार की तरफ से मिले 1,500 रुपए बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी बहनों को इस बार भी शगुन जरूर भेजेंगे। ये जनधन खाता शाकीपुर के शिमला देवी का है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि खाता तो है लेकिन इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। हम जान सकते हैं कि इसमें कोई एंट्री क्यों नहीं है? इसमें वही कराई नो है, एंट्री नहीं दे देवे 2 बार आए हमारे तो पैसे बस। हाँ, तो ये खाता कब खुला था आपके पास? यार 4-5 साल हो गए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी ना, पैसे आए थे 2 बार बस। तो निकाले कैसे आपने पैसे? यही से कार्ड वे कराई नो है, कॉपी देख ले वे दे देवे बस। मोदी सरकार ने साल 2015 में पीएम जनधन योजना को इस विजन के साथ लॉन्च किया था कि देश के 60% परिवारों के लिए पहली बार बैंकों के दरवाजे खुलेंगे। कैलाश, ये बताओ कि ये जो खाता है ये किसका खाता है? ये हमारी पत्नी का खाता है। हाँ, तो इसमें पैसे आए कुछ? हाँ आए कुछ, 1,000 रुपये आए थे। 1,000 रुपये आए थे। निकाल लिया वो पैसे? हाँ निकाल लिया। फिर जमा ना किया? फिर नहीं किया, फिर 500 रुपया निकली और रह गए, फिर मैं गई नो। जनधन खाता आपने भी खुलवाया था, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है अभी? वो मेरा सैलरी आती है सर, उसमें सैलरी के काम आ रहा है। वो मैंने चेकबुक मांगी थी, वो मना करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से प्रधानमंत्री जनधन योजना बेशक सरकार की एक कामयाब कोशिश है, जिसके जरिए सरकार ने एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिसके जरिए वो सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंच सकती है। लेकिन इन खातों को लेकर आम लोगों की उम्मीदें कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। जाहिर है इस स्कीम के 9 साल पूरे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार आकलन कर रही होगी कि इन स्कीम्स में ऐसी क्या तब्दीली लाई जाए जिसके जरिए आम लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन गौरव ताई के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, शाकीपुर, गौतम बुद्ध नगर। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 11:50 पर दोपहर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से ये मिशन लॉन्च होगा। L1 पॉइंट पर सूर्ययान अध्ययन करेगा। आदित्य L1 कैसे अपना सफर तय करेगा और कैसे वो सूर्य की स्टडी करेगा, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। सबसे पहले तो लॉन्चिंग की बात। मिशन आदित्य L1 कल 2 सितंबर 2023 की तारीख और ये रॉकेट PSLV एक्सेल
कल लेकर जाएगा हमारे इस सूर्ययान को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो हमारा लॉन्चिंग पैड है, वहां से ये उड़ान भरने वाला है कल 11:50 पर। जैसे मैंने आपको बताया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एक्सएल जो चंद्रयान को लेकर गया था वो SLV Mark 3 था और ये PSLV XL है। मिशन का बजट है करीब 400 करोड़ रुपए। अब कल इसकी लॉन्चिंग होने वाली है श्रीहरिकोटा से, जो हम सब देखेंगे। YouTube पे ये भी लाइव रहेगी पिछली बार की तरह, और ये लेकर उड़ जाएगा हमारे सूर्ययान को, हमारे आदित्य को, और लेकर जाएगा पोलर जो रेंज रहती है, जो पृथ्वी का ऑर्बिट है। आदित्य L1 मिशन की जो मंजिल है वो पृथ्वी से होगी करीब 15 लाख किलोमीटर दूर ये ले जाके उसको छोड़ेगा। एग्जैक्टली ये उतना दूर नहीं छोड़ेगा, आगे की ये रास्ता खुद तय करेगा, लेकिन पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में लैग रेंज पॉइंट पर इसको ये छोड़ेगा। तो ये हमारा PSLV है, और आगे बढ़ते हुए जो इसका ये ऊपरी हिस्सा रहता है, इसमें दरअसल होता है वो विमान, ये पेलोड हम इसको कहते हैं इस विमान के लिए। यहां से वो निकलेगा आदित्य। ये है हमारा सूर्ययान। तो ये अब सूर्य के नजदीक जाने की कोशिश करेगा। क्या है आदित्य L1 वो हम आपको बताते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो लैग रेंज पॉइंट L1 है वो मैं आपको समझा देता हूं कहां तक इसको जाना है। वो कुछ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। इसको तय करने के लिए इसको 4 महीने का वक्त लगेगा। लैग रेंज किसे कहते हैं? ये वो पॉइंट होता है जहां पर इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में साइंस की किताबों में, या उससे पहले भी, जो संतुलन का पॉइंट होता है। तो यहां कौन सा संतुलन आ रहा है? एक ऐसा बिंदु जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हाई है। देखिए, एक ग्रेविटी चांद की, एक ग्रेविटी सूर्य की, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, ये वहां पर होल्ड कर जाएगा। तो और यही कारण है कि इसको L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर इसका सबसे कम ईंधन यूज होगा, सबसे कम ताकत इसको लगानी पड़ेगी, हम जो आगे बताएंगे। और ऑर्बिट में बने रहने के लिए इसको ऊर्जा की कम जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसके ऊपर ये सोलर पैनल्स भी लगे हैं जहां से ऊर्जा लेता रहेगा। अब इसका मकसद क्या है? क्यों भेज रहे हैं हम इस यान को, आदित्य को? तो ये निर्बाध तरीके से, बिना किसी रुकावट के सूर्य पर नजर रखेगा। कैसे रखेगा? तो सोलर एक्टिविटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। देखिए, सूर्य एक आग का गोला है, हम सब जानते हैं, वहां पर बहुत कुछ घटता रहता है। तो वहां जो कुछ घट रहा है उसको रियल टाइम मॉनिटर करेगा। कोरोना से निकलने वाली गर्मी की स्टडी, मतलब सूर्य का जो कोर है जहां प्लाज्मा और पता नहीं क्या क्या, अभी तो शायद हमें मालूम भी नहीं है, वहां से जो गर्मी निकल रही, जो ऊष्मा निकल रही है, उसकी स्टडी ये हमारा सूर्ययान करेगा। सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश, मतलब सूरज के आसपास का जो करोड़ों किलोमीटर का इलाका है स्पेस के अंदर, उस पूरे जो वायुमंडल कह लीजिए उसको, वहां का, उसको समझने की कोशिश ये करेगा। इसके अलावा सौर हवाओं के विभाजन, तापमान की स्टडी करेगा। अब जो आग का गोला है उसमें से गरम गरम हवाएं निकल रही हैं, ऊष्माएं निकल रही हैं, उनकी स्टडी ये करता हुआ नजर आएगा। और ये सारी स्टडी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस वेदर पर सूर्य के असर की मॉनिटरिंग, यानी जो पूरा अंतरिक्ष का जो एक मौसम होता है, क्योंकि यह सूर्य के आसपास का जो हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं उसके आसपास का पूरा जो वेदर है, जो मौसम है, वो सूर्य पर डिपेंड करता है, उसकी स्टडी ये करेगा। सौर तूफानों और सौर लहरों की स्टडी, सूरज पे कई बड़े बड़े तूफान आते हैं, किलोमीटर लंबी आग की लपटें उठती हैं, उन सब का पता ये लगाएगा, उनका क्या इंपैक्ट होता है उसकी स्टडी ये करता हुआ नजर आएगा। कैंसर मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान के लिए असम के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को साल 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलेगा। डॉक्टर कन्नन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने हीरो फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए चुना है। इससे पहले डॉक्टर कन्नन को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर रवि के साथ ही 3 अन्य लोगों को भी ये पुरस्कार मिलेगा। इसमें शिक्षा के लिए बांग्लादेश के रक्षंद कोरवी, पर्यावरण संरक्षण के लिए तिमोर लेस्ते के यूजेनिया लेमोस और शांति और महिलाओं की भागीदारी के लिए फिलीपींस की मिरियम कोरोनेल फेरर शामिल हैं। शतरंज के इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रज्ञानंदा ने हाल में फीडे वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था। प्रज्ञानंदा से मिलने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि आप जुनून और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका उदाहरण दिखाता है कि भारत के युवा किसी भी क्षेत्र में कैसे जीत सकते हैं। आप पर गर्व है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।